हेलो व्यूअर्स। बात यूपीएससी पर चल रहा है आपका जीडीसी का प्रोग्राम और यहाँ हम कर रहे हैं वृंदावन पर हिंदी एकेडमी पर नेट जेआरएफ की तैयारी। तो आपका स्वागत है वृंदावन हिंदी एकेडमी पर। हम नेट की परीक्षा को देखते हुए चल रहे हैं। गोविंद पांडे और सरस्वती पांडे की क्लास हमारी एक मैराथन के हिसाब से चल रही है, जिसमें एक ही क्लास में हम एक ही टॉपिक को कर रहे हैं। हमने अभी तक आदिकाल, भक्तिकाल और कल की क्लास में रीतिकाल को पूरा किया था। आज हम करेंगे आधुनिक काल के अंतर्गत भारतेंदु युग, द्विवेदी युग और छायावाद युग। तो क्लास को मैं शुरुआत करती हूँ। उससे पहले मैं बता दूं, यहाँ पर कल हमने छोड़ा था और ये है संजय सर का नंबर जहाँ चल रही है आपकी जीडीसी की क्लासेस। तो जिस बच्चे के जीडीसी में 65 प्लस अगर स्कोर कर रहे हैं, जीडीसी की परीक्षा का जो उत्तर कुंजी आपकी आई है उसमें 4 प्रश्नों पे तो ऑब्जेक्शन ही है, तो आपके 2-4 नंबर बढ़ भी सकते हैं। तो मेरा अनुमान है इसके ऊपर जो कोई स्कोर कर रहा है तो उन्हें जीडीसी लिखित परीक्षा की तैयारी करनी चाहिए और सर से संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि देखो मेंस की परीक्षा तो हर कोई तैयारी करवाता है, लेकिन सबसे अहम बात होती है कॉपी चेक करना। कॉपी हमारी, हम कैसे उत्तर लेखन कर रहे हैं, कहाँ हमारी गलतियां हैं, उन गलतियों को पकड़ना, उनके ऊपर बार बार काम करना। ये काम संजय सर के साथ मैं जुड़ी हूँ। मैंने एचपीएससी की परीक्षा निकाली है और हम 13 लोगों में से 11 लोग, 13 जुड़े थे उनके साथ, 11 लोगों का हमारा एचपीएससी हमने मेंस उनके साथ लिखा था और उनके बताए प्रश्न के अनुसार हमारा सिलेक्शन हुआ और बहुत अच्छे नंबरों से हमने मेंस निकाला था। फिर हम इंटरव्यू के साथ जुड़े, 26 में से 22 बच्चों का हमारा सिलेक्शन हुआ। तो मेरा मानना ये है कि जो लिखित परीक्षा की तैयारी संजय सर के साथ हो सकती है, वो किसी और प्लेटफॉर्म पर मुझे नहीं लगता। तैयारी सब कराते हैं, लेकिन हमारे उत्तर लेखन की जो कॉपी चेक होती है वहाँ से बार बार कमियों को पकड़ करके हमारे प्रश्नों को ठीक करना, उत्तर लेखन की जो हमारी शैली है उसको ठीक करना, ये बहुत ही अहम चीज़ ज़रूरी होती है किसी परीक्षा को लिखने के लिए। तो आप लोग संपर्क कर सकते हैं इस नंबर पर। शुरुआत करते हैं हम अपनी आज की क्लास की। भारतेंदु युग, पुनर्जागरण काल। पुनर्जागरण का मतलब है ये नहीं कि हम दोबारा से सोए हुए थे, दोबारा से उठे हैं। यहाँ पे क्या है कि जो सामाजिक परिस्थितियां उस समय थी भारतेंदु के समय में, एक तो रीतिकाल से जो राजा महाराजाओं का चला हुआ था, उसके बाद में फिर फोर्ट विलियम कॉलेज का आना, खड़ी बोली का आना, साथ में अंग्रेजों का भी दौर उस समय था। तो उस समय के जो लेखक थे, भारतेंदु भारतेंदु मंडल जो था, उन्होंने जो देश के लिए, समाज सेवा के लिए, हमारी राष्ट्रभक्ति के लिए जो उन्होंने अपने साहित्य से जो एक जन जागरण उन्होंने चलाया था, अपनी लेखनी के माध्यम से जो जनता को जागरूक किया था, उसी को उन्होंने बोला था पुनर्जागरण काल। तो शुरुआत करते हैं हम। हिंदी साहित्य में आधुनिक काल नाम सर्वप्रथम कौन देते हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, उनके द्वारा दिया गया नाम है रेनेसा। रेनेसा का मतलब है नवजागरण या पुनर्जागरण। शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम प्रसिद्ध फ्रांसीसी इतिहासकार मिशे शेड ने 19वीं शताब्दी की पूर्वार्ध में किया था। तो जो रेनेसा शब्द है जिसका अर्थ होता है नवजागरण। तो सबसे पहले शुरुआत होती है इनकी, करते हैं फ्रांसीसी विद्वान थे एक इतिहासकार मिशे शेड 19वीं शताब्दी में। कुछ आलोचकों ने नवजागरण और पुनर्जागरण में शाब्दिक भेद करते हुए भक्ति काल को नवजागरण और 12वीं सदी, हाँ सॉरी 19वीं सदी के आरंभ होने वाले जागरण को पुनर्जागरण कहा है। तो कुछ आलोचकों ने भक्ति काल के बाद में जो आया है उसको बोला है, और यहाँ पर इन्होंने सीधा सीधा नाम दिया है रेनेसां से। डॉक्टर रामविलास शर्मा क्या कहते हैं? डॉक्टर रामविलास शर्मा ने हिंदी नवजागरण के दो भाग किए हैं। पहला क्या है? लोक जागरण, जिसको भक्ति आंदोलन कहते हैं, कि जैसे भक्ति आंदोलन आया उसमें रूढ़ियों के खिलाफ बोला गया, सामाजिक विषमताएं थी उनके खिलाफ जो भक्ति आंदोलन में जितने भी संत हुए थे उन्होंने आवाज उठाई थी, तो वो तो है लोगों को जागरूक करना, वो लोक जागरण था। और दूसरा, दूसरा है नव जागरण। एक है लोक जागरण जो भक्ति संतों के द्वारा किया गया था, और दूसरा नव जागरण क्या है? हिंदी नव जागरण या आधुनिक काल की जो दोबारा जो भारतेंदु युग में साहित्यकार हुए हैं, एक उनसे संबंधित माना है। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने लोक जागरण तथा नव जागरण में
को इस तरह से उन्होंने व्यक्त किया है कि लोक जागरण प्रथम जातीय निर्माण को व्यक्त करने वाला सांस्कृतिक आंदोलन है, जिसका मुख्य स्वर सामंत विरोधी तथा मानवतावादी है। भक्ति आंदोलन का काव्य ही लोक जागरण का काव्य है। तो जो भक्ति आंदोलन आपका था 1375 से 1700 तक, उस समय सामंतवाद था बहुत ज्यादा, और जो सामंती प्रथा थी उसमें बहुत ज्यादा शोषण होता था लोगों का। तो वहां पर अच्छा, फिर और जो रूढ़ियां चली आ रही थी सामाजिक, वहां पर भी संतों ने काफी आवाज उठाई है। तो रामविलास शर्मा जी कहते हैं, तो एक तो वो था सामंत विरोधी था, ये जो मुख्य सबर था उसमें विरोध का जो स्वर था सामंतों के विरुद्ध था और फिर मानव कल्याण के लिए था, इसीलिए उसको लोक जागरण नाम दिया गया है। और दूसरा क्या है, नवजागरण या हिंदी नवजागरण राष्ट्रीय स्वाधीनता का सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक आंदोलन है, जिसका मुख्य स्वर साम्राज्यवाद विरोधी तथा सामंतवादी विरोधी है। तो जो दोबारा का नवजागरण आता है, दो भागों में बांटा है। नवजागरण में इन्होंने स्वाधीनता अपने जो आंदोलन है उनको लेकर के, उसमें क्या सामाजिक परिस्थिति थी, राजनीतिक और सांस्कृतिक एक आंदोलन था, और साम्राज्यवाद जो अंग्रेज उसमें हो गए थे और सामंत भी थे, तो इन दोनों का विरोध था। डॉक्टर रामविलास शर्मा लिखते हैं, जो नव जागरण 1800 ये है 57 के स्वाधीनता संग्राम से आरंभ हुआ, वह भारतेंदु युग में और व्यापक बना। उनकी साम्राज्यवाद विरोधी, सामंतवादी विरोधी प्रवृत्तियां द्विवेदी युग में और ज्यादा पुष्ट हो गई। फिर निराला के साहित्य में कलात्मक स्तर पर उसकी विचारधारा की प्रवृत्तियां क्रांतिकारी रूप में व्यक्त हुई। तो भारतेंदु से चलते हुए द्विवेदी युग में आई, द्विवेदी से फिर वो निराला की जो छायावाद में दिखाई देती है, फिर निराला में भी विरोध का स्वर दिखाई देता है क्रांतिकारी रूप में। डॉक्टर मैनेजर पांडे क्या कहते हैं कि रामविलास शर्मा हिंदी नवजागरण और उसके साहित्य की विशेषताओं को सशक्त, स्वतंत्र और प्रामाणिक विवेचन करने वाले पहले व्यक्ति हैं। तो नवजागरण के ऊपर जो इन्होंने लिखा है ना, मैनेजर पांडे कहते हैं कि सबसे पहले नवजागरण लोक जागरण पर लिखने वाले डॉक्टर रामविलास शर्मा। डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि पुनर्जागरण दो जातीय संस्कृतियों की टकराहट से उत्पन्न रचनात्मक ऊर्जा है। पूछा जाता है, ये भी इम्पोर्टेंट है, और इनका तो था ही, रामविलास शर्मा का तो था ही इम्पोर्टेंट। हिंदी में आधुनिकता और पुनर्जागरण के प्रवर्तक पितामह भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है। तो आधुनिकता काल जो हम भारतेंदु से मानते हैं। अब किन किन विद्वानों ने किसके साल से काल निर्धारण किया है देखते हैं। जो मिश्र बंधु है वो कहते हैं 1869 के समय से वो वर्तमान काल मानते हैं। रामचंद्र शुक्ल 1868 से नई धारा प्रथम उत्थान ये मानते हैं, और डॉक्टर रामकुमार वर्मा 1870 से आधुनिक काल कहते हैं। केसरी नारायण शुक्ल 1865 से और रामविलास शर्मा 1857 से नवजागरण काल ये कहते हैं। तो इनमें रामविलास शर्मा और रामचंद्र शुक्ल और मिश्रबंधु तीनों ही इम्पोर्टेंट है। अब है भारतेंदु पूर्व काव्य धारा। तो इनसे पहले, भारतेंदु से पहले जब रीतिकाल का अंत हो रहा है और आधुनिक काल के बीच में का जो समय है उसमें कुछ हुए हैं साहित्यकार, वो देख लेते हैं। 1843 से 1867 तक का जो समय भारतेंदु युग की जो पृष्ठभूमि है उसके क्या है, भारतेंदु युग की पृष्ठभूमि के रूप में जाना जाता है कि कैसे आधुनिक काल की नींव पड़ी है इनसे। भारतेंदु पूर्व काव्य धारा में रचित कुछ रचनाएं हैं जो भक्ति काव्य में मानी जाती है। एक है रीवा नरेश रघुराज सिंह, और इन्होंने लिखा है राम स्वयंवर और रुक्मणी। परिणय, आनंदा, मुनिधि और रामाष्टम, ये है उनकी रीवा नरेश की। अब है रघुनाथ राम स्नेही की है विश्राम सागर। सरदार की राम रत्नाकर, राम प्रकाश, हनुमत भूषण और तुलसी भूषण। ललित किशोरी के स्फुटछंद थे। गोपाल श्याम चंद गिरधरदास, ये इन्हीं के पिता हैं भारतेंदु के। राधा स्त्रोत, गोपाल स्त्रोत, जरासंध वध, बलराम कथामृत और राम कथामृत।
अब जो भारतेंदु से पहले ब्रज भाषा में जो कुछ श्रृंगारिक रचना, ये तो थी भक्ति काव्य की भारतेंदु से पहले। अब है जो श्रृंगारिक रचनाएं लिखी गई हैं, सेवक कवि ने नक्शिक लिखा है, सरदार कवि ने षड्ऋतु साहित्य सरसी श्रृंगार संग्रह लिखा है, चंद्रशेखर वाजपेयी ने नक्शिक और हमीर हठ लिखा है। अब कुछ काव्य रीति निरूपण ग्रंथ भी लिखे गए हैं। जैसे भक्ति काल के समाप्त होने पर और रीति काल के बीच में आने में कुछ कवि हुए हैं जिन्होंने नित्य के, भक्ति के, काव्य रीति के कुछ ग्रंथ लिखे हैं। ये ऐसे ही यहाँ पर भी रीति काल के और आधुनिक काल के बीच में कुछ हुए हैं जिसको हम संकर समय बोल सकते हैं। तो वहां पर कुछ समय जो कुछ साहित्यकार हुए हैं उन्होंने अपने अपने हिसाब से रचनाएं की हैं। ये पूछी तो नहीं जाती हैं लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं। रामदास हुए हैं, उनकी है कवि कल्पतरु, सेवक की वाग विलास, गोपाल चंद्र गिरधर दास की भारतीय भूषण और छंदो वर्णन, बैजनाथ द्विवेदी की द्विवेदी, सीताराम भरण मंजरी, राम रहस्य, कीर्तनी दोष कदम कदम, वामा विलास, उद्दीपन श्रृंगार, अनुभव, उल्लास। लच्छी राम है, मान सिंहाष्टक, प्रताप रत्नाकर, प्रेम रत्नाकर, लक्ष्मीश्वर रत्नाकर, रावणेश्वर कल्पतरु और कमलानंद कल्पतरु। ये लक्ष्मी राम, जिनको ब्रह्मभट्ट के नाम से भी जाना जाता है, लच्छी राम को। अब है भारतेंदु युग और उनका मंडल। यहाँ से आपके प्रश्नों की शुरुआत हो जाती है, जहाँ से बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। जन्म होता है 1850 में, काशी में। पिता है गोपाल चंद, गुरु थे इनके सितारे हिंद, शिव प्रसाद सितारे हिंद, और उपाधि भारतेंदु क्या है, एक उपाधि है इनकी, और रसा उपनाम से ये लिखते थे। इनकी रचनाएं 175 के आसपास है। काव्य ग्रंथ है 70 के करीब काव्य ग्रंथ है। भक्ति सरस्व, प्रेम मल्लिका, कार्तिक स्नान, वैशाख महात्म्य में महत्वपूर्ण रचना, प्रेम सरोवर, प्रेमाश्रुवर्षण, जैन कुतूहल, प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग, उत्तरार्थ भक्तमाल, प्रेम प्रलाप, गीत गोविंदानंद, सतसई श्रृंगार, इन्होंने भी लिखे सतसई, होली, मधुमुकुल और राग। ये काफी सारी रचना है। वर्षा विनोद में इंपॉर्टेंट बता देती हूँ। फूलों का गुच्छा, प्रेम फुलवारी, बंदर सभा बहुत इंपॉर्टेंट है इनकी। प्रिंस ऑफ वेल्स के पीड़ित होने पर इन्होंने कविता लिखी थी एक। भारतेंदु की विजयनी विजय वैजयंती शीर्षक कविता जो है, मिस्र में भारतीय सेना की विजय प्राप्ति पर लिखी गई थी। जब भारतीय सेना मिस्र में युद्ध लड़ रही थी और जब वहां विजयी हुई थी, तब भारतेंदु ने ये लिखी थी विजयनी विजय वैजयंती कविता। भारतेंदु ने नारद भक्ति सूत्र के अंतर्गत सांडिल्य भक्ति सूत्रों का अनुवाद किया। तदीय सरस्व 1874 और भक्ति सूत्र वैजयंती शीर्षक से किया है। तो जो नारद भक्ति सूत्र, तदीय सरस्व, सांडिल्य भक्ति सूत्र, भक्ति सूत्र वैजयंती नाम से इन्होंने अनुवाद किया। भारतेंदु ने पैरोडी, श्यापा, गाली, लावनी, ये कुछ शैलियां हैं जिनमें कविताएं लिखी हैं। ये काव्य की शैली है। अब इनकी कविताएं हैं बंदर सभा पैरोडी शैली में, उर्दू का श्यापा, समधिनी मधुमास, नए जमाने की मुकरी, प्रातः समीरण, वर्षा विनोद। वर्षा विनोद पूछा जाता है कई बार। रानी छदम लीला, तन्मय लीला, देवी छदम लीला, विजयनी, विजय वैजयंती और हिंदी भाषा, ये निबंध काव्य इनके। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने फूलों का गुच्छा खड़ी बोली में लिखी गई इनकी पहली जो है फूलों का गुच्छा। अब है भारतेंदु मंडल के जो कवि हैं वो देख लेते हैं। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, इनकी रचनाएं जीर्ण जनपद, आनंद अरुणोदय, मयंक महिमा, वर्षा बिंदु। भारतेंदु की थी वर्षा महिमा और यहाँ है वर्षा बिंदु, लालित्य लहरी, अलौकिक लीला, हार्दिक हर्षोदय।
तो जीर्ण जनपद और आनंद अरुणोदय दोनों महत्वपूर्ण है, इनकी बैंक महिमा भी है। अब है प्रताप नारायण मिश्र। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि भारतेंदु मंडल में कौन कौन से साहित्यकार हैं। तो प्रताप नारायण मिश्र, ठाकुर जगमोहन सिंह, अंबिका दत्त व्यास और राधा कृष्ण ये आएंगे, और बद्री नारायण चौधरी प्रेम। तो प्रताप नारायण मिश्र की है प्रेम पुष्पावली, मन की लहर, लोकोक्तिष्ठक और तृप्त्याम, श्रृंगार विलास और हरगंगा। अब है जगमोहन सिंह की, ये पूछी जाती है प्रेम संपत्तिलता और श्यामलता, इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, श्याम सरोजनी और देवयानी। अंबिका दत्त व्यास की है पावस पचासा और सुकवि सतसई, हो होरी, तीनों रचनाएं महत्वपूर्ण है इनकी। राधा कृष्ण दास भारत बारहमासा देश दशा दोनों महत्वपूर्ण है। बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन उर्दू में अब्र नाम से कविताएं लिखते थे, तो ये अब्र नाम से और भारतेंदु रसा नाम से। प्रेमगन की जो सारा काव्य है वो प्रेमघन सरवसव शीर्षक से लिखा गया है। क्या है? प्रेमघन सरवसव। प्रेमघन ने विलायत में दादा भाई नारोजी को काला कहे जाने पर शोकपूर्ण कविताएं लिखी थी। दादा भाई नारोजी जब विदेश में गए थे और वहां उनके ऊपर भारतीयों को काला कहा जाता था, तो काला कह करके इनके ऊपर कुछ टिप्पणी की गई थी, तो उससे नाराज होकर के और दादा भाई नारोजी के फेवर में इन्होंने एक कविता लिखी थी। प्रेमघन की कविताओं में यति भंग प्राय मिलता है। इनकी मयंक महिमा जो है खड़ी बोली की रचना है। जो भारतेंदु युग है तो इनके जो नाटक थे, जो गद्य था वो था खड़ी बोली में, और जो काव्य था वो अधिकतर ब्रिज बोली में था, ब्रिज भाषा में। तो यहाँ पर जो मयंक महिमा है ये खड़ी बोली की है। अब है प्रताप नारायण मिश्र। इनकी जो कविताएं हैं वो प्रताप लहरी शीर्षक से हैं। इनकी हरगंगा, तृप्त्याम, बुढ़ापा, हिंदी की हिमायत महत्वपूर्ण कविताएं हैं। ठाकुर जगमोहन सिंह प्राकृतिक सौंदर्य पर इन्होंने बहुत सारी कविताएं लिखी हैं। विंध्य क्षेत्र का इनके ऊपर प्रभाव था और वहां की प्रकृति के बारे में इन्होंने बहुत लिखा है। ठाकुर जगमोहन सिंह ने कालिदास के ऋतु संहार, मेघदूत का ब्रिज भाषा में अनुवाद किया है, ये महत्वपूर्ण है बिल्कुल। अब है अंबिका दत्त व्यास। इन्होंने कविता वर्धनी सभा में पूरी अम्मी की कटोरिया सी, चिरंजीवी रहे विक्टोरिया रानी, समस्या की पूर्ति करके इस पर उन्होंने सुकवि की उपाधि प्राप्त की। पूरी अम्मी की मतलब छोटे आम, कच्चा आम की तरह जो कटोरिया सी इन्होंने कविताएं लिखी हैं, और चिरंजीवी रहे विक्टोरिया रानी, विक्टोरिया महारानी के ऊपर इन्होंने कविताएं लिखी, समस्या पूर्ति पे लिखी और इनको उपाधि मिली सुकवि की। अंबिका दत्त व्यास ने खड़ी बोली में कंसवध एक प्रबंध काव्य है जो पूरा नहीं हो सका, तो इन्होंने कंसवध लिखा खड़ी बोली में। इसके साथ ही फारसी छंद में दशरथ विलाप किसका है? अंबिका व्यास का, खड़ी बोली में कविता लिखी है। अब है राधा कृष्ण दास। हरिश्चंद्र के फुफेरे भाई थे। रहीम के दोहों पर उन्होंने कुंडलियां लिखी थी। अब भारतेंदु काल के कुछ जो अन्य कवि हुए हैं वो देख लेते हैं। नवनीत चतुर्वेदी उपजा 25 महत्वपूर्ण है बिल्कुल। गोविंद गिल्ला भाई का पावस पेयोनिधि पूछा जाता है, और नीति विनोद, षोडशी षड्ऋतु, राधामोक्ष। दिवाकर भट्ट, नखसिंह, नवोटरतन, रामकृष्ण बलवीर, बलवीर पचासा, राजेश्वरी सिंह प्यारे, प्यारे प्रमोद, राव कृष्ण देव, शरण सिंह गोप, प्रेम संदेशा, दुर्गादत्त व्यास, अग्निहोत्र शतक, और राधाचरण गोस्वामी नव भक्तमाल, और गुलाब सिंह प्रेम सत्सई। तो इनमें से जो महत्वपूर्ण थे मैंने अलग से बता दिए हैं। भारतेंदु युग में समस्या पूर्ति के ऊपर जो लिखे गए हैं वो कौन से हैं जिन्होंने समस्या पूर्ति पर लिखा है? दुर्गादत्त व्यास का है समस्या पूर्ति प्रकाश, अंबिका दत्त व्यास का है समस्या पूर्ति सरवसव, गोविंद गिल्ला भाई का समस्या पूर्ति प्रदीप, और गंगाधर द्विजगंग का है समस्या प्रकाश, नर्मदेश्वर प्रसाद सिंह का है पंचरतन। तो ये समस्या आधारित इनकी काव्य संग्रह है।
अब है कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियां जो परीक्षा में सीधी सीधी पूछी जाती है कि इनकी रचयिता कौन है। भारतेंदु की देख लेते हैं। निज भाषा उनती अहं सब उनती को मूल। हाय वह भारत भू भारी। कहाँ करुणा निधि केशव सोय। मेरी तो साधना एक ही है जगनंद लला वृषभानु दुलारी। तो महत्वपूर्ण बहुत सारी पंक्तियां हैं, लेकिन जो परीक्षा में अक्सर पूछी जाती हैं, जहां से प्रश्न बन सकते हैं, वो मैं आपको बताती जा रही हूँ साथ साथ में। पी प्यारे तिहारे बिना अखियां दुखियां नाही मानती है। मुंह जब लागे तब नहीं छूटे जाति मान धन सब कुछ लूटे। पागल करे मोही करे खराब क्यों सकी साजन नहीं शराब। तो इन्होंने भी अमीर खुसरो की तरह लिखा है उर्दू हाय हाय कहाँ सिधारी हाय हाय। जब खड़ी बोली आ गई है तब इन्होंने लिखा था ये। सभा में दोस्तों बंदर की आवाज है भीतर भीतर सब रस से बहुत महत्वपूर्ण है। रसा महबी फसाहत दोस्त या दुश्मन भी है सारे। रोहू सब मिल आओ भारत भाई भारत दुर्दशा से। तो ये थी भारतेंदु की कुछ पंक्तियां। आप देख लेते हैं बद्रीनारायण जी की। अचरज हो तुम सब गोरे बाजत ये बगियन वसंत बसेरो की हो ये वाली बहुत इंपॉर्टेंट है इनकी। भयो भूमि भारत में महाभयंकर भारत। धन्य भूमि भारत सब रत्नम की उपजीवनी। तो ये इनकी बद्रीनारायण जी की कुछ पंक्तियां। अब है प्रताप नारायण मिश्र। जपो निरंतर एक जबान हिंदी हिंदू हिंदुस्तान। जो ये पूछा जाता है, ये सीधा यही पूछा जाता है कि हिंदी हिंदू हिंदुस्तान किसके द्वारा बोला गया है या किसकी पंक्तियां हैं। तो प्रताप नारायण मिश्र की है। पढ़ी कमाए कीन्हों कहा हर देश कलेस जैसे कंता घर रहे तैसे रहे विदेश। कौन करे जो नहीं कसकत ये वाली पंक्ति। और विधवा विलाप ये भी इनकी पूछी जाती है कि विधवा विलाप नित धेन कटे। अब है ठाकुर जगमोहन सिंह। अब यो उर आवत है सजनी यही। अब इनसे अलग देख लेते हैं विधि में क्या है। सन 1888 में प्रकाशित खड़ी बोली आंदोलन पुस्तक से मुजफ्फरपुर निवासी अयोध्या प्रसाद खत्री ने काव्य में खड़ी बोली का सूत्रपात किया है। तो अयोध्या प्रसाद खत्री से हम खड़ी बोली की कविताएं मानते हैं, क्योंकि जो भारतेंदु युग है वहां पर काव्य की भाषा ब्रिज भाषा थी। तो हम शुरुआत कहाँ से मान रहे हैं, अयोध्या प्रसाद खत्री से। अयोध्या प्रसाद खत्री की खड़ी बोली आंदोलन में ब्रिज भाषा और अवधि की रचनाओं को हिंदी साहित्य के अंतर्गत स्थान देने से इनकार कर दिया था। तो इन्होंने पूरा बिल्कुल साफ साफ मना कर दिया था कि जो हिंदी साहित्य है उसमें ब्रिज भाषा और अवधि की जो काव्य जो लिखा हुआ है वो उसको हम स्थान नहीं दे सकते। तो इन्होंने खड़ी बोली को ही माना था। और अयोध्या प्रसाद खत्री ने खड़ी बोली का पद शीर्षक से एक अन्य रचना में विभिन्न शैलियों वर्जित उस समय खड़ी बोली कविताओं का संकलन किया था। खड़ी बोली पद नाम से काफी कविताओं का संकलन इन्होंने किया था। अयोध्या प्रसाद खत्री ने खड़ी बोली पद की पांच स्टाइल बताए थे। कौन कौन से? मौलवी स्टाइल, मुंशी स्टाइल, पंडित स्टाइल और मास्टर स्टाइल। तो पांच स्टाइल उन्होंने बताए, मतलब कविता लिखने का तरीका। आधुनिक काल में ब्रज भाषा पद के लिए संस्कृत पदों का व्यवहार पहली पहल स्वर्गीय पंडित सरयू प्रसाद मिश्र ने रघुवंश महाकाव्य के अपने पदवत भाषानुवाद में किया है। तो सबसे पहले पद के साथ साथ किसमें इन्होंने रघुवंश महाकाव्य में इन्होंने भी शुरुआत कर दी थी साथ में। तो अभी आ गया आपका
द्विवेदी युग। हमने आधुनिक काल में भारतेंदु मंडल देखा, उनकी कुछ पंक्तियां देखी, उनकी रचनाएं देखी। हम काव्य को लेकर के चल रहे हैं, इसलिए जो बाकी जो गद्य पे लिखी हुई है वो हम आगे गद्य वाले पोर्शन में देखेंगे। तो अभी हम उनका काव्य पढ़ रहे हैं। तो द्विवेदी युग के अंदर महावीर प्रसाद द्विवेदी से द्विवेदी युग को का नाम जाना जाता है और जागरण सुधार काल इसका नाम। ये भी प्रश्न सीधा पूछा जाता है कि जागरण सुधार काल किस युग को कहा जाता है। एक तो द्विवेदी युग को और फिर द्विवेदी महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम से जाना जाता है। डॉक्टर नगेंद्र ने द्विवेदी काल को जागरण सुधार काल नाम से अभिहित किया। किसके द्वारा दिया गया नाम है ये? डॉक्टर नगेंद्र के द्वारा। और इसकी समय आती है 1900 से लेकर 1918 तक। 18 के बाद छायावाद रहता है। आचार्य शुक्ल ने द्विवेदी युग को नई धारा द्वितीय उत्थान, भारतेंदु युग को नई धारा प्रथम उत्थान मानते हैं और द्विवेदी युग को द्वितीय उत्थान के अंतर्गत समय क्या दिया है? 1893 से 1918। अब है द्विवेदी मंडल के कुछ कवि देख लेते हैं हम। सबसे पहले है श्रीधर पाठक। तो खड़ी बोली के प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि ये हैं। श्रीधर पाठक ने ब्रज भाषा में मौलिक काव्य की कश्मीर सुषमा, तो इनकी रचना है श्रीधर पाठक की कश्मीर सुषमा, 1904 में लिखी गई। इन्होंने बहुत सारे अनुवाद किए हैं श्रीधर पाठक ने, वो देख लेते हैं हम। और ये पूछी जाती हैं अनुवाद इनके। गडरिये और दार्शनिक, शेफर्ड एंड गिलासफर रचना है ये, और इन्होंने अनुवाद किया है गडरिये और दार्शनिक नाम से। हर्मिट, गोल्डस्मिथ का हर्मिट है, उसका एकांतवासी योगी। डेजर्ट विलेज का उज्जड़ ग्राम। ट्रैवलर, श्रांत पथिक और ऋतुसंहार ही कालिदास का है। तो ये खड़ी बोली में इन्होंने रचनाएं इसकी अनुवाद किया है। श्रीधर पाठक की खड़ी बोली की जो मौलिक रचनाएं हैं ये तो थी अनुवाद की। अब जो इन्होंने खुद लिखी है वो कौन सी है? वनाष्टक, देहरादून पूछी जाती है अक्सर, और भरत गीत। जगत सच्चाई सार, स्वर्गीय वीणा, धन विजय, सांध्य अटन, गुणवंत हेमंत। तो एक तो गुणवंत हेमंत और एक देहरादून पूछी जाती है श्रीधर पाठक की। बाकी ज्यादातर प्रश्न इनसे ये पूछी जाती है किसका अनुवाद है ये और किसके द्वारा किया गया है? श्रीधर पाठक के द्वारा। श्रीधर पाठक द्वारा ब्रज भाषा में रचित मौलिक काव्य में देख लेते हैं कश्मीर सुषमा और मनोविनोद। ये ब्रज भाषा के हैं इनके मौलिक। श्रीधर पाठक ने एकांतवासी योगी की रचना लावनी या ख्याल शैली में की है और श्रांत पथिक की रचना रोला छंद में है। तो इनका जो एकांतवासी योगी है उसकी शैली है लावनी और जो श्रांत पथिक है वो रोला छंद में लिखी गई है। श्रीधर पाठक की जो खड़ी बोली की जो पहली कविता है वो है गुणवंत हेमंत। तो ये खड़ी बोली की पहली रचना। और खड़ी बोली की पहली पुस्तक कौन सी है इनकी? वो है एकांतवासी योगी। कविता तो ये है गुणवंत हेमंत और जो पुस्तक लिखी है खड़ी बोली में वो है एकांतवासी योगी। अब है महावीर प्रसाद द्विवेदी। 1864 में जन्म, 1938 तक। रायबरेली के दौलतपुर में इनका जन्म होता है। आचार्य शुक्ल ने लिखा है कि हम पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी को पद रचना की एक प्रणाली के प्रवर्तक के रूप में पाते हैं। तो पद रचना की प्रणाली महावीर प्रसाद द्विवेदी से मानते हैं शुक्ल साहब। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने गद्य और पद दोनों के लिए खड़ी बोली में सामान्य बोलचाल की भाषा को प्राथमिकता देने की वकालत की है। तो उर्दू का पूरा अपना विरोध होता है, यहाँ पे ब्रज भाषा का विरोध होता है और खड़ी बोली गद्य और पद दोनों के लिए द्विवेदी जी ने खड़ी बोली को ही चुना था। महावीर प्रसाद द्विवेदी के अनुदित व मौलिक लगभग 80 ग्रंथ हैं। इनके प्रमुख ग्रंथ निम्न में काव्य मंजूषा, सुमन पूछा जाता है, कान्य कुब्ज, अबला विलाप, देवी स्तुतिस्तक, कान्य कुब्जा, वलिवर्तम। महावीर प्रसाद द्विवेदी क्या लिखते हैं कि कविता का विषय मनोरंजन एवं उपदेशजनक होना चाहिए। यमुना के किनारे केली कौतूहल का अद्भुत वर्णन बहुत हो चुका, न प्रक्रियाओं पर प्रबंध लिखने की अब भी आवश्यकता है और न सौकियों पर गतागत की पहेली बुझाने की। चींटी से लेकर हाथी पर्यंत, भिक्षुक से लेकर राजा पर्यंत मनुष्य, बिंदु से लेकर समुद्र पर्यंत, जल, अनंत आकाश, अनंत पृथ्वी, अनंत पर्वत, सभी पर कविता हो सकती है। तो इन्होंने जो रीति काल में
रचनाएं होती आ रही थी कृष्ण राधा कृष्ण के ऊपर या फिर राजा रानियों के ऊपर, नायक नायिकाओं के ऊपर, इन्होंने उसका पूरा पूरा विरोध किया और इन्होंने कहा कि एक छोटी चींटी से लेकर के हाथी तक, भिखारी से राजा तक, हर चीज पर, नदी नाले पहाड़, हर चीज पर कविता हो सकती है। तो आपके जो ये पीछे से इतनी कविता करते आते हैं बच्चों से एक ही विषय को लेकर, एक टॉपिक को लेकर, उन्हें छोड़ करके अन्य चीजों पर भी कविता हो सकती है। और इसका बहुत गहरा असर हुआ था इनके साथ के बाद में जितने भी कवि हुए थे, इन्होंने उन्होंने फिर हर विषय पर कविता लेखन किया था। अनुवाद के ग्रंथ इनके विनस्तक भर्तरी भर्तरी के ऊपर ही है दोहों में। विहार वाटिका, स्नेहमाला, गंगा लहरी, जगन्नाथ की गंगा लहरी का अनुवाद है। और ऋतु तरंगिणी महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रसिद्ध कविता है सरको नरक ठिकाना नाही। ये इन्होंने किसके लिए लिखा था? जब बाल मुकुंद गुप्त और इनका अस्थिरता शब्द को लेकर के थोड़ा मनमुटाव हुआ था, आपस में इनकी छोटी सी झड़प हुई थी अस्थिरता शब्द को लेकर के, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने लिखा था। फिर बाल मुकुंद गुप्त आए थे, तो इन्होंने फिर उनका बाल मुकुंद गुप्त का जवाब दिया था कल्लू इलाहित के नाम से, और ये लिखा था कि सर को मेरा ठिकाना ना है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने इन्होंने आधुनिक काल का सूरदास कहा है। अब द्विवेदी युग में अयोध्या सिंह उपाध्याय, तो गणपति चंद्र गुप्त इनको क्या कहते हैं? आधुनिक काल का सूरदास, क्योंकि इन्होंने प्रिय प्रवास लिखा है। जो सूरदास ने भ्रमर गीत सार लिखा था, तो उसी को लेकर के बहुत ही, जो हम खड़ी बोली का एक महाकाव्य मानते हैं प्रिय प्रवास, इसीलिए इनको आधुनिक काल के सूरदास बोला जाता है। कृष्ण के बचपन से लेकर मथुरा प्रस्थान तक का इसमें वर्णन है। फिर है पारिजात, इसमें सर्ग पूछे जाते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। प्रिय प्रवास में है 17 सर्ग, 1914 इसकी रचना, 15 भी कहीं कहीं दी जाती है इसकी, 1915 भी मानी जाती है। और पारिजात में है 15 सर्ग, 1937, वैदेही वनवास 1941। अयोध्या सिंह की जो रचनाएं हैं उनको क्रम से भी पूछे जा सकती हैं और इनके सर्ग पूछे जाते हैं, इनका क्रम, सब कुछ ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। वैदेही वनवास 1941, 18 सर्ग। प्रिय प्रवास खड़ी बोली में हिंदी का पहला महाकाव्य, और प्रिय प्रवास को सबसे पहले इसका नाम था ब्रिजांगना विलाप। अब इनकी कुछ अन्य रचनाएं, कृष्ण शतक, रसिक रहस्य, प्रेमावृद्धि, प्रेम प्रपंच, प्रेमाभू प्रशरवण, प्रेमाभू प्रवाह, चौके चौपते पूछे जाने वाली, चुपते चौपते, पदम प्रसून, बोलचाल, रस कलश, फूल पत्ते, कल्पलता, ग्रामगीत, हरिओद सप्तशती और मर्म स्पर्श। हरिओद का जो ब्रज भाषा में रस कलश जो लिखा गया है वो एक रीति ग्रंथ है 1931 का, तो इन्होंने ये रस कलश मतलब रस को लेकर, अलंकारों को लेकर के लिखा है, एक रीति ग्रंथ है। हरिओद का जो चुपते चौपते है, चौके चौपते और बोलचाल मुहावरेदार भाषा में लिखा गया, तो इनकी भाषा कैसी है? मुहावरेदार है, बड़ी ही चटकीली भाषा है। हरिओद को कवि सम्राट कहा गया। प्रिय प्रवास पर इन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार मिला है, तो कवि सम्राट थे ये, और प्रिय प्रवास पर मंगला प्रसाद को पुरस्कार मिलता है। अब है रामचरित उपाध्याय, द्विवेदी युग के प्रमुख सूक्तिकार, ये सूक्तियां करते थे और इनकी रचनाएं हैं रामचरित चिंतामणि, राष्ट्र भारती, देवदूत, देवसभा, विचित्र प्रभा, विचित्र विवाह, भारत भक्ति, देवी द्रौपदी, सुक्ति, मुक्तावली, ये है रामचरित उपाध्याय की कुछ रचनाएं। अब है बहुत ही महत्वपूर्ण मैथिली शरण गुप्त, इनको आधुनिक युग का तुलसी कहा गया है। जो इनका साकेत है वो रामचरितमानस की को देखते हुए इनमें भी जो राम को लेकर के लिखा गया है, उर्मिला जिसका विषय है, तो इनको आधुनिक युग का तुलसी कहा गया है। जन्म स्थान चिरगांव झांसी पूछा जाता है। पिता है इनके रामशरण दास, गुरु है महावीर प्रसाद द्विवेदी। पहली कविता है इनकी हेमंत खड़ी बोली की, और पहला काव्य संग्रह है रंग में भंग 1909 का, हेमंत है 1905 का। अब कुछ इनकी देख लेते हैं रचनाएं।
रंग में भंग मैथिली शरण गुप्त की जो रचनाएं हैं इनको क्रम से लगाना आता है। तो रंग में भंग 1909 की सबसे पहले, फिर है जयद्रथ वध, किसान, विकट भट्ट जो प्रसिद्ध है, मैं उनको अंडर को कर देती हूँ। जयद्रथ वध, विकट भट्ट, गुरुकुल, भारत भारती, साकेत 1931, झंकार, यशोधरा, सारे ही इंपॉर्टेंट है इनकी, द्वापर, जय भारत, विष्णुप्रिया, सिद्धराज। तो जहां पर आपके आते हैं क्रम में वहां पर अधिकतर रंग में भंग, भारत भारती, विष्णुप्रिया, द्वापर, झंकार इनका क्रम पूछा जाता है। पंचवटी 1925। तो ये क्रम से लगानी आती है, इनके सन आप देख लेना। हिंदी साहित्य में रामचरितमानस के बाद राम काव्य का दूसरा स्तंभ मैथिली शरण गुप्त का साकेत है। तो जो रामचरितमानस पूरे जो वाल्मीकि रामायण के बाद रामचरितमानस और रामचरितमानस के बाद साकेत को हिंदू जनता के अंदर बहुत ज्यादा माना जाने वाला राम काव्य इसको माना गया। मैथिली शरण गुप्त को साकेत रचना की मूल प्रेरणा 1908 में सरस्वती पत्रिका में महावीर प्रसाद द्विवेदी ने एक लेख लिखा था, द्विवेदी जी ने, कि कवियों में उर्मिला विषयक उदासीनता, कि जो राम को ऊपर खूब रचनाएं हुई हैं, राम को वनवास मिला था, सीता जी गई थी साथ में उन्होंने और लक्ष्मण जी थे, लेकिन जो 14 साल का वनवास लक्ष्मण के बिना उर्मिला ने काटा था, उसको लेकर के द्विवेदी जी ने एक बार एक लेख लिखा था, जिसका प्रभाव असर हुआ मैथिली शरण गुप्त के ऊपर, और उन्होंने क्योंकि गुरु थे इनके, तो फिर उन्होंने लिखा था साकेत, और साकेत का नवा स्वरूप जो है वो उर्मिला को लेकर के लिखा गया है। यह लेख महावीर प्रसाद द्विवेदी ने छदम नाम से भोजन भूषण भट्टाचार्य नाम से प्रकाशित करा है। जो पहले के लेखक थे ये हर रचना में अपना नाम बदल देते थे, जैसे पहले इन्हें कल्लू इलाहित के नाम से लिखा, सरगुजा ठिकाना ने यहाँ पे लिख दिया भोजन भूषण भट्टाचार्य से कि उर्मिला विषय उदासीनता। साकेत जो शब्द है पाली भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ है अयोध्या, और इसमें 12 सर्ग है, ये महत्वपूर्ण है, साकेत में 12 सर्ग है। डॉक्टर नगेंद्र ने इसको जन्मवादी काव्य कहा है। आचार्य शुक्ल क्या कहते हैं? गुप्त जी को सामंजस्यवादी कवि कहते हैं। नगेंद्र कहते हैं साकेत को जनवादी काव्य, और ये मैथिली शरण गुप्त को शुक्ल साहब कहते हैं सामंजस्यवादी कवि। मैथिली शरण गुप्त को भारत भारती की रचना की मूल प्रेरणा मुदस्सर हाली तथा ब्रिजमोहन दत्तात्रेय के कैफे के भारत दर्पण पुस्तक से इनको हुई। तो भारत भारती की जो रचना हुई थी मुसद्दर हाली से और ब्रिजमोहन दत्तात्रेय के भारत दर्पण से इनको प्रेरणा मिलती है। मैथिली शरण गुप्त की ने स्वयं को क्या कहा है? कौटुंबिक कवि मात्र। अपने आप को ये कहते हैं कि मैं तो कौटुंबिक कवि मात्र हूँ। इन्होंने भारत भारती लिखने पर महात्मा गांधी ने को राष्ट्र कवि, तो राष्ट्र कवि की उपाधि कौन देता है? भारत भारती लिखने के बाद गांधी जी इनको राष्ट्र कवि की उपाधि देते हैं। इनके कुछ अनुदित काव्य हैं जो दूसरी भाषा से इन्होंने लिखे हैं, पलासी का युद्ध, मेघनाथ वध और वृत संहार। मैथिली शरण गुप्त ने बांग्ला कवि माइकेल मधुसूदन की रचनाओं को मधु उपनाम से अनुवाद किया है। तो पूछा जा सकता है कि मधु उपनाम से किन्होंने काव्य लेखन किया है या अनुवाद किया है? कौन है? मैथिली शरण गुप्त। गुप्त जी ने मार्क्स की पुत्री जैनी पर जैनी नाम का काव्य लिखा है। गुप्त जी को द्विवेदी काल में हरि गीतिका छंद का बादशाह कहा जाता है। तो हरि गीतिका छंद द्विवेदी युग में गुप्त जी से ही माना जाता है, और इन्होंने बहुत ज्यादा लिखा है, इसका प्रयोग किया है, इसलिए इन्हें हरि गीतिका छंद का बादशाह कहा जाता है। अब है द्विवेदी मंडल के कुछ अन्य कवि। गिरिधर शर्मा नवरतन, और इनकी रचना है मातृवंदना। लोचन प्रसाद पांडे प्रवासी, मेवाड़ गाथा, महानदी, पद्य पुष्पांजलि, मृगी, दुखमोचन। तो महानदी पूछा जा सकता है इनका। अब है गिरिधर शर्मा ने गोल्ड स्मिथ की हर्मिट का संस्कृत श्लोक में अनुवाद किया है।
जो गिरधर शर्मा ये है ना, इन्होंने क्या किया है, हरमिट की जो गोल्डस्मिथ की जो रचना है हरमिट, उसका संस्कृत के श्लोकों में अनुवाद किया। 1928 में गिरधर शर्मा ने माघ के शिशुपाल वध, माघ कवि हुए हैं जो संस्कृत के, उनके शिशुपाल वध को 2 शब्दों में हिंदी माघ नाम से अनुवाद किया। लोचन प्रसाद ने चित्तौड़ के भीमसेन के अपूर्व सवतो त्याग की कथा नंददास की रास पंचाध्यायी के ढंग पर लिखी। तो इन्होंने, तो लोचन प्रसाद ने चित्तौड़ के जो भीमसेन थे उनके ऊपर लिखा सवतो त्याग, क्योंकि भीमसेन जो है बहुत इन्होंने राष्ट्र कल्याण के लिए, समाज के लिए, अपनी जन्मभूमि के लिए सब कुछ न्यौछावर कर दिया था, सब कुछ दान कर दिया था। तो वो इन्होंने नंददास की रास पंचाध्यायी की उस पर ढंग पर लिखी है। लोचन प्रसाद पांडे का है मेरुकृति दुखमोचन। इनमें क्या है, पशुओं तक पहुंचने वाली व्यापक और सर्वभूत दयापूर्ण काव्य दृष्टि। तो पशुओं के लेकर के करुणा और दया के ऊपर लिखा गया है। लोचन प्रसाद पांडे का काव्य विनोद और साहित्य वाचस्पति की उपाधि इनको मिली थी। क्या, काव्य विनोद की और साहित्य वाचस्पति। अब द्विवेदी मंडल से जो कुछ अन्य कवि और हुए हैं, अलग है, जो उसी के समय में थे, लेकिन द्विवेदी जी के अंतर्गत में आकर के इन्होंने अपने हिसाब से लिखा था। नाथू राम शर्मा शंकर, अनुराग रतन, शंकर सरोज, शंकर सरस्व। गर्भपिंडा रहस्य बहुत महत्वपूर्ण है। अक्सर पूछा जाता है कि गर्भपिंडा रहस्य किसका है, नाथूराम शर्मा शंकर का है। बाल गंगाधर गुप्त की है स्फुट कविताएं। लाला भगवान दीन की है वीर शतरानी, वीर बाला, वीर पंचरतन बहुत महत्वपूर्ण है। राय देवी प्रसाद पूरण, धाराधार धावन और स्वदेशी कुंडल दोनों महत्वपूर्ण हैं इनकी। राय देवी की धाराधार धावन और स्वदेशी कुंडल। मृत्युंजय बहुत पूछा जाता है। राम रावण विरोध, वसंत वियोग और पूर्ण संग्रह। अब है सैयद अमीर अली मीर, इनका है सागर नाम से लिखते थे, उल्हाना पंचक और अन्योक्ति शतक। कामता प्रसाद गुरु, भौमासुर, विनय पचासा, पद्य पुष्पावली, शिवाजी और दासी रानी, ये कामता प्रसाद गुरु की कुछ रचनाएं। गया प्रसाद स्नेही, इनकी महत्वपूर्ण है कृषक करंदन, बहुत महत्वपूर्ण है। प्रेम पच्चीसी, राष्ट्रीय वीणा, त्रिशूल तरंग। तो त्रिशूल तरंग और कृषक करंदन दोनों महत्वपूर्ण रचनाएं इनकी, और है करुणा कादम्बिनी। तो ये पूछी जाती है दोनों इनकी, स्नेही जी की। रूपनारायण पांडे, पराग और वन वैभव। रामनरेश त्रिपाठी का मिलन, पथिक, मानसिक, स्वपन, चारों महत्वपूर्ण रचनाएं और कविता कौमुदी। ठाकुर गोपाल शरण सिंह रीवा के थे। माधवी, मानवी, संचिता और ज्योति सामंती। मुकुटधर पांडे के हैं आंसू, उद्गार, पूजा फूल और कानन कुसुम, दोनों महत्वपूर्ण है। मुकुटधर पांडे के पूजा फूल बहुत पूछा जाता है और कानन कुसुम। नाथूराम शर्मा समस्या पूर्ति और अतिशयोक्तिपूर्ण कविताएं करने में प्रवीण थे। तो इनकी जो कविताओं का विषय था समस्या पूर्ति थी और बहुत ज्यादा बढ़ चढ़ करके ये लिखते थे। भाषा इनकी जो थी अतिशयोक्तिपूर्ण थी। नाथूराम शर्मा ने कविता कामिनी कांत, भारतेंदु प्रज्ञा और साहित्य सुधाकर की उपाधियां इनको मिली थी। गर्भपिंडा रहस्य इनका प्रबंध काव्य है, जिसमें विधवाओं की बुरी स्थिति और देव मंदिरों के अनाचार का वर्णन किया गया है। तो गर्भपिंडा रहस्य में क्या है, विधवाओं के ऊपर लिखा हुआ, और जो देव मंदिरों में उस समय जो एक प्रचलन था उसके ऊपर लिखा हुआ बहुत ही महत्वपूर्ण इनका ये प्रबंध काव्य है। राय देवी प्रसाद का जो धार धावन है वो मेघदूत का ब्रज भाषा में अनुवाद है। इनकी कुछ और खड़ी बोली की रचनाएं हैं। अमलतास, वसंत वियोग, स्वदेशी कुंडल बहुत पूछा जाता है इनका। नए सन का स्वागत, नवीन संवत्सर का स्वागत। तो स्वदेशी कुंडल बहुत पूछा जाता है इनका, और धारदार धावन। कामता प्रसाद गुरु की प्रसिद्ध मूलाधार का है हिंदी व्याकरण। तो जो हम कामता प्रसाद गुरु का हिंदी व्याकरण पढ़ते हैं, इन्हें हिंदी भाषा का पाणिनि कहा जाता है। कामता प्रसाद गुरु को का जो भौमासुर वध है
और विनय पिचासा ब्रिजभाषा में है, और जो पद्य पुष्पावली है वो खड़ी बोली की रचना है। यहाँ से आपके एक एक नंबर के सीधे प्रश्न पूछे पूछ सकते हैं रचनाओं से कि किसकी रचना है, क्या इनका विषय है। गया प्रसाद शुक्ल की जो स्नेही उपनाम से लिखते थे ये, और राष्ट्रीय भाव नाम की कविता थी त्रिशूल उपनाम से। पूछा गया कि त्रिशूल उपनाम से कौन लिखते थे, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही। खड़ी बोली में इनकी कविताएं हैं, सवैया छंदों का प्रयोग करते थे। अब है राम नरेश त्रिपाठी, स्वच्छंदतावाद के दूसरे प्रसिद्ध कवि, क्योंकि जो इनकी मिलन पथिक स्वपन ये है तीनों, ये जो 5 रचनाएं इनकी पांचों बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये तीनों तो इनकी हैं खंड काव्य, मिलन पथिक स्वपन खंड काव्य है। मानसी जो है फुटकर कविताएं हैं इसमें, और जो कविता कौमुदी है ये 8 भाग में है। इसमें ग्राम गीत, उर्दू, बांग्ला और संस्कृत की कविताओं का संकलन और संपादन किया गया। तो इनकी पांचों रचनाएं बहुत महत्वपूर्ण है। मुकुटधर पांडे ने को आचार्य शुक्ल ने छायावाद का प्रवर्तक स्वीकार किया है। तो अलग अलग आलोचक छायावाद के जो प्रवर्तक मानते हैं, तो शुक्ल साहब किसको मानते हैं, मुकुटधर पांडे। मुकुटधर पांडे लोचन प्रसाद पांडे के अनुज थे, तो लोचन प्रसाद पांडे के छोटे भाई थे मुकुटधर पांडे। इन्हें पांडे बंधु भी कहा जाता था। मैथिली शरण गुप्त और मुकुटधर पांडे द्विवेदी युग के प्रसिद्ध प्रगीतकार हुए हैं। तो एक तो आपका गीत होता है, एक होता है प्रगीत। तो दोनों ये भाई जो सॉरी मैथिली शरण गुप्त और मुकुटधर पांडे दोनों ये द्विवेदी युग के प्रगीतकार माने गए हैं। जगन्दास रत्नाकर देख लेते हैं, द्विवेदी युग में ही है, ब्रिजभाषा में इन्होंने लिखा है। जगन्दास इनका पूरा नाम, पिता है पुरुषोत्तम दास, गुरु है इनके नवनीत लाल चतुर्वेदी, जिनका हमने उपजा 25 पढ़ा था, और उपनाम है इनका रत्नाकर। जकी उपनाम से लिखते थे। रचनाएं हैं गंगा अवतरण बहुत इंपॉर्टेंट, उद्धव स्तक, हरिश्चंद्र, हिंडोला अक्सर पूछी जाती है, श्रृंगार लहरी, कलाक्षी, विरासत। तो ये दोनों तीनों क्या है बहुत महत्वपूर्ण है इनकी। रत्नाकर ने अंग्रेजी विद्वान पोप के एसे ऑन क्रिटिसिज्म का रोला छंद में समालोचना दर्ज शीर्षक से अनुवाद किया है, बहुत महत्वपूर्ण है। एसे ऑन क्रिटिसिज्म, अंग्रेजी विद्वान थे पोप, उनकी रचना का अनुवाद करते हैं रोला छंद में और समालोचना दर्ज नाम से। अब है सत्यनारायण कवि रत्न। इनकी जो सभी रचनाएं हैं उनका संकलन किसने किया, बनारसीदास चतुर्वेदी ने हृदय तरंग शीर्षक से किया है। सत्यनारायण कवि रत्न की रचनाओं का संकलन करते हैं बनारसीदास चतुर्वेदी। इनकी रचनाएं हैं जो कवि सत्यनारायण कवि रत्न की, भ्रमरदूत और प्रेम कली। कवि रत्न ने भवभूति के उत्तर रामचरित और मालती माधव तथा लॉर्ड मैकाले का अंग्रेजी खंड काव्य है होरेसिस का ब्रिज भाषा में अनुवाद किया है। अब द्विवेदी युग के कुछ महत्वपूर्ण कवि और उनके काव्य देखते हैं। द्वारिका प्रसाद मिश्र का है कृष्णायन, बलदेव प्रसाद मिश्र का साकेत संत, उदय शंकर भट्ट तक्षशिला, ये पूछा जाता है, ये महत्वपूर्ण है। प्रताप नारायण पुरोहित का नल निरेश। गुरु भक्त सिंह का नूरजहां बहुत महत्वपूर्ण पूछा जाता है। विक्रमादित्य, सिद्धार्थ और श्रवण वृद्धमान। श्याम नारायण पांडे का हल्दी घाटी और जोहर दोनों महत्वपूर्ण रचनाएं। मोहनलाल महतो का आर्यव्रत और हरदयाल सिंह का दैत्यवंश और रावण। अब कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियां जो सीधे पूछी जाती हैं कि इनके रचयिता कौन है। श्रीधर पाठक का है जगत है सच्चा तनिक न कच्चा, बहुत महत्वपूर्ण। प्रकृति यहाँ एकांत बैठी, इस भारत में वन पावन, तो ये विजन वन प्रांत था, ये बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है इनकी। अब है द्विवेदी जी, तुम्हें अन्नदाता भारत के सचमुच बलराज महाराज, ये श्रीयुक्त नागरी बिहारी दशा तिहारी, ये भैंसी भवानी की तब सेवा लागे, तीनों बहुत महत्वपूर्ण है इनकी।
सारी प्रजा निपट दीन दुखी जहां है, तो द्विवेदी जी। अब है अयोध्या सिंह की बहुत महत्वपूर्ण दिवस का अवसान समीप था, प्रिय प्रवास से। प्रियपति वह प्राण प्यारा कहाँ है। चार डग हमने भरे तो क्या किया है, पड़ा मैदान कोसों अभी। तीनों पंक्तियां महत्वपूर्ण। अब है मैथिली क्षणगुप्त, भारत भारती से है इनकी। भूलोक का गौरव, प्रकृति का पुण्य लीला, हम कौन थे, क्या होंगे अभी, बहुत महत्वपूर्ण, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण। आओ मिलकर विचार करें ये समस्याएं सभी। केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण। क्षत्रियो सुनो अब तो हुई इसकी कालिमा मेट दो, महत्वपूर्ण सारी पंक्तियां इनकी। राम तुम मानव हो ईश्वर नहीं हो क्या, ये साकेत से। ये थे ना इसी में। वैश्य सुनो, क्षत्रिय सुनो, और ये वैश्य सुनो अलग से भी पूछी जाती है, एक ही लाइन है लेकिन ये अलग से भी पूछ लेते हैं। महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं कि मैथिली क्षणगुप्त की। इस भूतल को ही स्वर्ग बनाने आया। सखी नील नभस्सर में उतरा यह हंस आहा, वेद ने तू भी भली। मेरा चपल यौवन बाल, अब है यशोधरा से। सखी वे मुझसे कहकर जाते, अबला जीवन हाय तुम्हारी कहानी, दोनों महत्वपूर्ण। पंचवटी से चार भूतल की चंचल किरणें। अब है नाथुराम शंकर शर्मा। देश भक्तों वीरों मरने से नेक नहीं डरना होगा, महत्वपूर्ण पंक्ति है। राम हरीश त्रिपाठी। गंध विहीन फूल है, सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्म बलि पर हो निर्भर। पराधीन रहकर अपना सुख शोक नहीं कह सकता, बहुत महत्वपूर्ण। जगन्नाथ रचना करती है, यही है बस, नंद उज्ज सौमति, और नहीं है इधर। सत्यनारायण कवि रतन। नहीं। अब आ गया आपका छायावाद। कितने हैं छायावाद की, मैं देख लेती हूँ एक बार, नहीं तो फिर मैं क्लास को छायावाद कल करवा देती हूँ, एक बार देखो कितने हैं। चलो छायावाद मैं कल छायावाद और प्रगतिवाद दोनों कल करवाऊंगी, अभी के लिए क्लास को मैं यहीं पर खत्म कर देती हूँ। तो आज हमारा हो गया है भारतेंदु युग और द्विवेदी युग, तो कल हम करेंगे छायावाद। क्लास को आप लोग लाइक शेयर करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि अधिक से अधिक बच्चों के पास ये पहुंचे, और जो गोविंद पांडे सरस्वती पांडे से आपका हिंदी साहित्य का एक सुपरफास्ट रिवीजन हो जाए। तो अभी के लिए आप लोग को धन्यवाद जी, राधे राधे, श्री कृष्ण, जय श्री कृष्णा। पढ़ते लिखते रहिए, कामयाब होइए, लाइक सब्सक्राइब करते रहिए चैनल को। धन्यवाद जी।